हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स के ऑलरेडी हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा प्रोबेबिलिटी से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज। आपसे पूछा गया है कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चे, अगर प्रोबेबिलिटी को अगर मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, पॉसिबल आउटकम्स। क्या फॉर्मूला होता है वो? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, 2 ही सिनेरियो है हमारे पास, हेड या टेल आने का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, कि हेड ही आए। ठीक है, तो टोटल चांसेस हमारे पास कितने हैं, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास टोटल। ठीक है, हेड या टेल में से, तो टोटल पॉसिबिलिटी की जगह हम लिख देंगे 2। अब हमसे पूछा क्या हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो एक इर्रेशनल है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, √4, तो बच्चे आपने याद रखना है √4। देखो √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू जो है वो 2 होती है। ठीक है, अब 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको p/q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। सेकंड है √9। ठीक है, अब √9 है, √9 किसकी वैल्यू होती है, 3 की। अब 3/1 में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 0.25। अब 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10, और 25/10 को ही 0.25 करके लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास एक डेसिमल वाली वैल्यू आ जाती है। लेकिन 0.25 को हम 25/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि अगेन p/q की फॉर्म में है। तो ये हमारा अगेन कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पूछा गया था इर्रेशनल नंबर। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, और वही इसका सही आंसर भी है। कैसे, देखो बच्चे, √7 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वो डेसिमल में आती है, और साथ में वो कैसी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना बच्चे कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो कैंसिल होंगे और ना ही उनके नंबर रिपीट होंगे। अगर कोई डेसिमल की वैल्यू दी है और वो फिक्स्ड है, जैसे 0.25 थी। ठीक है, अब ये क्या हो चुकी है, यानी कि कैंसिल हो चुकी है वैल्यू, कैंसिल होने के बाद 0.25 आया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आपको दिया होता 0.2572 सो ऑन, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यूटी में ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसी जो वैल्यूज होती है हमारी वो होती हैं इर्रेशनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट बोला है, कैन बी नहीं, कैन नॉट बी। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की वो क्या होती है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं। कैसे होते हैं वो, टर्मिनेटिंग, और सेकंड चीज़ वो क्या हो सकते हैं, रिपीटिंग हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जहाँ पर वर्ड आ जाए वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कैन नॉट बी, कि नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, ऐसा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि वो तो टर्मिनेट हो जाते हैं। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत होगी। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर बोला है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि
हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे? ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इर्रेशनल नंबर की, ठीक है, इर्रेशनल नंबर की जो है प्रॉपर्टी है। तो हमसे यहाँ पूछा गया था कि रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब इर्रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वही हमारा आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल? ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना है? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेना है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वेरिएबल और कॉन्सोनेंट को शो करते हैं बाय प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, इक्वेशन देखी होगी, जैसे 5x + 3, या आपने देखा होगा x² + 3x - c, ठीक है, या 5 देखा होगा। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज देखी हुई, या आपने सिंपली 5 भी देखा होगा, ठीक है। अब 5x + 3 x² + 3x - 5, या ये जो 5 है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। अब इनकी डिग्रीज पूछी गई है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर 5x + 3, अगर मैं 5x + 3 की डिग्रीज की बात करता हूँ तो देखो बच्चे हमारे पास है x वेरिएबल, ठीक है। अब x के ऊपर पावर कितनी है? अगर कुछ भी पावर नहीं लिखी है इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। तो x की पावर कितनी है? 1। जो हमारे पास वेरिएबल होता है और उसकी जो पावर होती है वही हमारा डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो डिग्री हो जाएगी दैट इज 1। और वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ x² + 3x - 5 की, तो इसमें x हमारे पास वेरिएबल है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा डिग्री के लिए? 2, ठीक है। लेकिन अब हमें बोला है कि जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके पास नो नॉन जीरो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब जिनके पास कोई है ही नहीं कुछ भी लिखने के लिए, तो इस डिग्री जो इसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी अगर आपको जीरो पॉलिनोमियल दिया जाता है और इसकी डिग्री पूछी जाती है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 5x + 6 इज। आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चे, आप लोगों ने जो ऑप्शंस है ना उनको सॉल्व करना है। ऑप्शन को सॉल्व जब आप लोग करोगे तो ऑप्शन सॉल्व करने के बाद आपके पास अगेन ये वाली फॉर्म जो है वो बन जानी चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास x - 2 x - 3। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, देखो तो x से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे के पूरे फैक्टर को, ठीक है। x से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? x²। अब x से मैं -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा? -3x। अगेन मैं -2 को इस पूरे फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो ये बन गया -2x, और -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का बन जाएगा ये आपके पास 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब आप लोग देखोगे कि ये हो गया x²। अब x वाले टर्म एक साथ सॉल्व करेंगे तो -3x - 2x कितना हो जाता है? -5x। माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है और साइन माइनस का ही रहता है, प्लस हो गया आपका 6। तो आप लोग देखोगे x² - 5x + 6 हमारे पास आ गया। तो कौन से फैक्टर को सॉल्व करके आया? ऑप्शन नंबर ए को। तो यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपके पास P दिया हुआ है 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों से पूछा गया है, आपने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो कोई भी हम लोग XY प्लेन बनाते हैं ना, ठीक है। अब उसके जो भी सेंटर्स होते हैं ना, तो सेंटर के जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको हम अगर O से डिनोट करें तो इसके जो सेंटर के पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। यानी कि x की वैल्यू भी 0 होती है सेंटर में और y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है 3,4। अगर मैं इनको लिख देता हूँ, जैसे सपोज ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू दी है। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। सपोज यहाँ जैसे एक पॉइंट बन रहा है और वो पॉइंट क्या है हमारे पास? P 3,4, ठीक है। अब अगर मैं P को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो हमारे पास OP एक लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रही है। अब हमें बोला गया है कि इस OP की क्या करनी है आप लोगों ने?
डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो दो पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों ने क्या ले लेना है, अंडर रूट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पॉइंट थे बच्चे 0 0, ठीक है, 0 0 और दूसरा पॉइंट था हमारे पास P में 3,4, ठीक है, 3,4। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 0 0 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना आपके पास 4, 4 माइनस 0, तो ये बन गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 4 माइनस 0 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट। अब 16 प्लस 9 हो जाता है 25 और 25 किसका रूट होता है बच्चे 5 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपने और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योमेट्री से है, ठीक है। आपको क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपको एक सर्कल की बात बताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या दिया हुआ आपको, एक कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, ठीक है। सपोज ये आपके पास ये कॉर्ड होता है बच्चे, ठीक है, जो एक एंड से दूसरे एंड में जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास कॉर्ड, और कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सपोज ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। याद रखना बच्चे, जब भी हम लोग सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जो भी हमारे पास कॉर्ड दिया होता है ना, तो वो इसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर था, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना रह जाता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बोला है कि रेडियस फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो रेडियस के लिए अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक फिगर बन रही है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बन रही है, ठीक है, ठीक है। कितनी है ये, राइट एंगल ट्राइंगल की एक फिगर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 6 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग जो है यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ में लाने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज ले लेता हूँ रेडियस को, ठीक है, अगर रेडियस को हाइपोटेन्यूज ले लेता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि परपेंडिकुलर 6 है, ठीक है। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 36 और 8 का हो जाता है 64, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर था h स्क्वायर, तो अगर मैं इसका इस साइड अंडर रूट ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया आपके पास 36 प्लस 64, जो कि हो जाता है 100। अब 100 का रूट कितना हो गया बच्चे 10, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे, इन अ ट्राइंगल ABC DE is parallel to VC and such that AD divided by DB equal to 3/5, if AC equal to 5.6 centimeter, find AE। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान समझना है। आपको एक ट्राइंगल दी गई है ABC, ठीक है, ये आपके पास बच्चे कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको A दे दिया, इसको B, और ये पॉइंट है हमारे पास C, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि DE पैरेलल है BC के, यानी कि BC के पैरेलल हमें कोई एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। तो ये हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, कौन सी, D और E, ठीक है, DE ले लिया। अब आप लोग देखोगे कि BC के पैरेलल कौन सी लाइन आ गई, DE। पैरेलल क्या होता है कि जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ठीक है। अब देखो ये AD अपॉन DB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो दी गई है 3 और DB की लेंथ दी गई है 5, ठीक है। ये 5 है और ये कितना है 3। अगर मैं टोटल देखूं तो AB कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पर AB आ रहा है 8, ठीक है, AB 8 आ रहा है, ठीक है, जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने ना एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, एक मिड पॉइंट थ्योरम की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। MPT हम लोग इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है बच्चे, तो आपने वो चीज़ याद रखनी है। इसके लिए एक रेशो होता है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है। अब देखो AD की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, AD की वैल्यू है 3, AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, हम लोग इसको पुट कर देंगे 3। और AB की वैल्यू कितनी है टोटल हमारे पास दी हुई 8, AD की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे 8 दी हुई है, ठीक है। अब AE हमने फाइंड करना है तो AE को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और AC, अब AC कितना दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है 5.6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई है 5.6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.6। बस अब हम लोगों ने सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो आप देखोगे कि 8 के टेबल से 56 कैंसिल हो जाता है, तो 8 7 का 56, लेकिन एक डेसिमल भी है तो यहाँ पर बन जाएगा ये 0.7, ठीक है। अब 0.7 को अगर मैं 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 7 3 हो गए 21, तो ये बन गया 21, लेकिन एक डेसिमल भी है तो 1 के पहले क्या लगा देंगे हम डेसिमल, तो ये बन गया AE इक्वल टू 2.1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर A में है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स द x एक्सिस एट अ पॉइंट, ठीक है। आपको बोला गया है एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट द x एक्सिस एट अ पॉइंट, कि ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है ये x एक्सिस पर जो है कोई एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये कट करती है। तो बच्चे यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक XY प्लेन लेते हैं, ठीक है, XY प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है x एक्सिस ये होता है बच्चे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब भी x एक्सिस की बात की जाती है तो आपने याद रखना है x एक्सिस में हमेशा जो y होगा ना वो कितना होगा 0, x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है 0। तो सिंपली आपने इस लीनियर इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है 0, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, ठीक है। y की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो बच्चे ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, ठीक है। अब 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये बच गया हमारे पास ओनली 2x। अब 2x इक्वल टू 6, अगर मैं 2 से 6 को कैंसिल कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब x एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ले लिया 3,0, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये x एक्सिस को क्या करेगा कट करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अगर आपको बोला गया होता कि y एक्सिस पर बताना है, ठीक है, तो उस केस में आपने बच्चे क्या करना है, जो x की वैल्यू है ना उसको 0 पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if two angles are supplementary and equal then each angle is, very important question, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, ऐसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो आपने वो सब चीज़ें बच्चे अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात की गई है सप्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल बच्चे दो एंगल का सम होता है, ठीक है। सपोज आपके पास दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। जब भी हम लोग दो एंगल को प्लस करेंगे ना तो इनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, कितना आना चाहिए 180 डिग्री। जब भी हम किन्हीं दो एंगल को प्लस करेंगे तो उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि वो कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को प्लस करेंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पर इन्होंने बात की गई है कि वो कैसे एंगल हैं, इक्वल एंगल हैं, ठीक है, यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए।
तो अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इक्वल की बात की गई है। तो 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा गया होता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो सम होना चाहिए ना बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सपोज कोई भी दो एंगल है, ठीक है, वो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर इक्वल एंगल दिए होंगे वहां पर तो उस केस में ईच एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल एंगल, ये सारे के सारे बच्चे स्ट्रेट एंगल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC इफ AB इक्वल टू AC and angle B equal to 50 degree then angle A is, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री से, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल दी गई है बच्चे, ठीक है, एक ट्राइंगल दी गई है आपको ABC, A B और C, ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल दी गई है। अब आपको बोला गया कि AB इक्वल टू AC, यानी कि जो AB की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, A और C के बराबर। ये दोनों जो लेंथ है बिल्कुल सेम दी हुई है, ठीक है। और एंगल B की वैल्यू कितनी दी है 50 डिग्री। तो बच्चे जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि उनके जो बेस एंगल है ना वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये 50 डिग्री है तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्या बोला मैंने कि बेस एंगल सेम हो जाते हैं, कब, जब कोई दो साइड क्या होती है इक्वल होती है। अब बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम देखेंगे ना, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल A हमने फाइंड करना है और B और C कितना है 50 डिग्री, ठीक है, ये B भी 50 डिग्री है, C भी 50 डिग्री है और एंगल A हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब 50 और 50 कितना हो गया 100 और ये है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A कितना निकल के आएगा बच्चे हमारे पास 180 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी 80। तो एंगल A कितना आ गया 80। क्लियर हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर, ठीक है, डायगोनल्स की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। एक डायगोनल क्या क्या हो सकते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। रेक्टेंगल होता क्या है बच्चे, ठीक है, आप लोगों ने याद रखनी है। डायगोनल में जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं ये आपके पास डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास डायगोनल्स हैं, ठीक है। सपोज ये ABCD एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, और AC और BD के आपके पास डायगोनल्स हैं। तो आपने याद रखना है जब भी रेक्टेंगल की बात की जाएगी तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं और क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल एंड बाइसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज। अभी हम लोगों ने किया था बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, तो वहीं से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज, क्या हो सकता है, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, या परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड या इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू साइड। तो बच्चे आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है बच्चे आपके पास, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A, B और C, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल आपको दे दी गई है, ठीक है। BC के पैरेलल में एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया DE। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था डिस्कस, है ना, DE। ओके, तो अब आप लोग देखना यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर BC के पैरेलल है DE या DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर मुझे DE की लेंथ फाइंड करने को बोला जाता है कभी, ठीक है, DE की लेंथ अगर मुझे फाइंड करने को बोला जाता है, मैंने कंडीशन क्या लगाई पहले कि अगर DE पैरेलल है BC के, DE अगर पैरेलल है BC के, तो बच्चे आपने क्या याद रखना है
कि जो DE होगा ना, वो DE, तो वो DE किसके इक्वल होता है? हाफ ऑफ BC। किसके इक्वल होता है? हाफ ऑफ BC के। यानी कि जो BC है अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो DE जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है वो? हाफ होता है BC के। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स। ठीक है, सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? तो बच्चे आप लोगों ने याद रखना है, वो उसका डायमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? डायमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।